Hello and welcome everyone. Welcome to today's session. I'm S.K. Nigam, your chemistry teacher, and in today's session, I will teach you some topics of chapter number 4 of NCERT chemistry, that is chemical kinetics. In today's session, I will teach you law of mass action, rate law, rate expression, then one of the example of NCERT, and after that I will teach you about the order of reaction, molecularity and difference between order of reaction and the molecularity. So let's begin. So आज के डिस्कशन का पहला हमारा टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन. So as I have already discussed in my previous video that the rate of reaction is directly proportional to the concentration. Means जैसे जैसे आप concentration को बढ़ाओगे घटाओगे वैसे rate of reaction बढ़ेगी और घटेगी, जिसके लिए आपको मैंने एक यहाँ पे डायग्राम भी था उसके थ्रू समझाया था कि कंसंट्रेशन जो होगी वो रिएक्टेंट की वो ऐसे घटती जाएगी, ठीक है, और प्रोडक्ट के केस में ये इस तरह से कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी. मतलब अगर आपने यहाँ कंसंट्रेशन लिख रखा है और यहाँ पे आप टाइम लिख रखा है तो ये जो ग्राफ होगा वो एक रिएक्टेंट के लिए होगा और ये प्रोडक्ट के लिए होगा. तो एज द टाइम स्पेंड रिएक्शन जैसे आगे बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटती जा रही है, प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है, जीरो से शुरू होकर ये बढ़ती जाएगी. तो जो रेट हमारा होता है ये बेसिकली इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मीन्स जैसे जैसे आप इनिशियली देखते हो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्टर था, और जैसे जैसे टाइम स्पेंड करता जाएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटती जा रही है और रेट उसका अपने आप डिक्रीज़ करता जाएगा. इन नटशेल अगर मैं कहूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मीन्स सिंपल लैंग्वेज में कंसंट्रेशन इनिशियली ज़्यादा थी रिएक्टेंट की, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन शुरुआत में ज़्यादा था, और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटने लगी रेट ऑफ रिएक्शन घटने लगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेट है, रेट बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो आज का पहला लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन. तो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है, इन्होंने सबसे पहले इन 1867 टू नॉर्वेजियन केमिस्ट थे जिनका नाम था गुलबर्ग एंड वागे. ये दो साइंटिस्ट थे, नॉर्वेजियन केमिस्ट थे. इन दोनों ने सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट दिया और इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन at a given temperature the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant. इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई एक रिएक्शन है जो इसमें A + B गिव्स आउट 2AB या C में कन्वर्जन होता है तो अकॉर्डिंग टू देम रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू रिएक्टेंट A एंड B. और जैसे ही अपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको हम रेट कांस्टेंट का नाम भी देते हैं. ये क्या है? रेट कांस्टेंट. क्या था ये? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ओके, तो ये इन्होंने एक लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जहाँ पर A और B क्या है? दे आर द मोलर कंसंट्रेशन. ये मोलर कंसंट्रेशन है. इसके साथ साथ इनको हम एक्टिव मासेस के नाम से भी जानते हैं. इनिशियली दे वर टर्म्ड एज एक्टिव मासेस एंड आफ्टर दैट रिसेंटली इसको मोलर कंसंट्रेशन टर्म से रिप्लेस किया गया है. शुरुआत में इनको हम एक्टिव मासेस के नाम से ही जानते थे. ओके, नाउ दिस K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ये रेट कांस्टेंट है एंड इट इज़ आल्सो हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जिसमें हमारी जो पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि रेट कांस्टेंट अगर ज़्यादा है किसी का, इसका मतलब होता है कि वो रिएक्शन फास्टर है. ओके, अगर रेट कांस्टेंट K की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसका मतलब रिएक्शन फास्टर है, और अगर वो K की वैल्यू लेस रख रही है इसका मतलब रिएक्शन स्लो है. तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक किसकी? रेट कांस्टेंट की. उसके अलावा हर एक रिएक्शन की जो K की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है. जितने भी रिएक्शन होगी, जैसे ये A + B गिव्स और 2AB है, अगर यहाँ पे हम कोई दूसरी रिएक्शन को कंसिडर करेंगे तो उसका K डिफरेंट हो जाएगा. ओके, तो ये दे आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेट कांस्टेंट. और फिक्स टेम्परेचर पे द वैल्यू ऑफ K इज़ कांस्टेंट एंड इज कैरेक्टरिस्टिक
of the reaction, however it changes with temperature, means if you are changing the temperature the value of K will change, जो कि हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस जब आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ये तो हो गया रेट कांस्टेंट की बात। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ रेट एक्सप्रेशन। या इसको हम रेट लॉ भी कह सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन टर्म क्यों आया? क्योंकि जब हम अपनी स्टडी को आगे प्रोसीड करते हैं तो हमने अभी जो मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिखाई थी A+B गिव्स आउट 2AB में, उसमें सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की गई, ओके, जैसे मान लेते हैं कि हमने देखा कि एक रिएक्शन है 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2 प्लस O2, ये एक रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट इज इक्वल टू KN2O5, रिएक्टेंट अकेला है तो वही लिखा जाएगा। ओके, तो इन दिस केस यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, तो क्या इन कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है? जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे तो डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे तो 1/2 कर देते थे, 1/4 कर देते थे। तो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इन दिस एग्जाम्पल, ऐसे इस एग्जाम्पल में इस 2 का इस रेट एक्सप्रेशन में बाई चांस कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो N2O5 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। लेकिन हर केस में ये कोफिशिएंट इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, जिसका केस अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसलिए इसी इक्वेशन को अगर हम एक जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B गिव्स आउट स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल d कैपिटल D, तो फॉर दिस रिएक्शन अगर हम रेट की बात करें तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दैट इज़ A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, and it is again multiplied by concentration of B which is raised to the power y. तो ये x and y they are the certain constant term and these constant term may be equal to A or B or may not be, means ये x y जो है वो A B भी हो सकते हैं और A B नहीं भी हो सकते हैं। अब इसके बाद अगर इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट टर्म आएगा और ये हो जाएगा A टू द पावर x and B टू द पावर y। तो ये हमारा बन जाएगा रेट एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसी को, क्योंकि रेट अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो डिफरेंशियल रेट पढ़ा था, और इस रेट में आप देख रहे हो कंसंट्रेशन किसकी ली गई, रिएक्टेंट की ली गई है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में ये प्लस लगा है, पर आप यहाँ बाई गलती से प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जनरली बहुत सी कॉपीज़ हम लोग चेक करते हैं तो ये मिस्टेक देखते हैं कि बच्चे यहाँ प्लस देख के इस प्रोडक्ट की जगह पर भी प्लस का साइन लगा देते हैं। आपको इसका ध्यान रखना है बहुत ही केयरफुली। तो रेट को अगर हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, -dr/dt। तो -dr/dt इज इक्वल टू हो जाएगा K A टू द पावर x एंड B टू द पावर y। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहलाएगी, बिकॉज आपने यहाँ पे जो ये टर्म लिया है वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कह रही है? तो रेट लॉ is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant, with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. So this is a balanced chemical equation, ये एक balanced chemical equation है, और according to the definition rate जो है it is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant and they are raised to some power। ये पावर कुछ लगी हुई है और ये पावर इन कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मीन्स ऐसे एक्स वाई मैंने क्यों लिखा कि हो सकता है ये एक्स वाई ना हो कि ए और बी हो, ठीक है, बट हो सकता है ना भी हो, इसलिए ऐसा लिखा गया है। अब इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसको हम डिस्कस करेंगे और उसका हम रेट एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। सो द इक्वेशन इज 2NO प्लस O2 गिव्स आउट 2NO2। ये एक इक्वेशन है जो कि मैं आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और मैं उसको आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ द इक्वेशन 2NO प्लस O2 गिव्स आउट 2NO2, और एक टेबल यहाँ पे बनी हुई है। इस टेबल की अगर बात करें तो इस टेबल में है क्या, आप ऊपर देख सकते हो, टेबल बन के आ रही होगी। तो उसमें दिया आर 4 कॉलम। पहला कॉलम जो है इसमें एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं
देन दूसरे कॉलम में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO, देन O2 की इनिशियल कंसंट्रेशन थर्ड कॉलम में है, और फिर फोर्थ कॉलम में है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि जो रेट एक्सप्रेशन होगा इट इज़ इक्वल टू K, एंड एक हमारा रिएक्टेंट है NO जिसकी पावर हम X लिखेंगे, और दूसरा है हमारा O2 जिसकी पावर हम Y लिखेंगे। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का साइन लगाया है, प्लस होने के बाद भी यहाँ प्रोडक्ट लगाएंगे क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब हम 1 बाई 1 उस टेबल से, जो ऊपर टेबल बनी हुई है, अगर उसमें देखें तो पहला रेट हमारा क्या है 0.096, दिस इज इक्वल टू K। NO की कंसंट्रेशन देखिए उसमें क्या लिखी हुई है 0.3 टू द पावर X एंड 0.3 टू द पावर Y। ये O2 की कंसंट्रेशन हो गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 1 हो गई। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कोई ऐसा लेंगे इसमें से, जब क्योंकि 4 एक्सपेरिमेंट है, कोई 2 एक्सपेरिमेंट हम ऐसा लेते हैं जिसमें से किसी एक इधर NO या O2 की कंसंट्रेशन सेम हो जाए, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, सेकेंड रेट लेते हैं, तो रेट की देखिए वैल्यू क्या दी है इसमें 0. रेट कहाँ लिखा हुआ है फोर्थ कॉलम में 0.384 इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर देखिए NO की कंसंट्रेशन कितनी है 0.6 टू द पावर X एंड ऑक्सीजन की 0.3 टू द पावर Y। तो देखिए इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेम हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। आप 1 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हो। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये वैल्यू बिगर है। तो आप 0.384 डिवाइडेड बाई 0.096 इज इक्वल टू K 0.6 टू द पावर Y 0.3 टू द पावर Y अपॉन K 0.3 टू द पावर X 0.3 टू द पावर Y। ओके, देखिए K कैंसिल आउट हुआ, 0.3 टू द पावर Y 0.3 टू द पावर Y भी कैंसिल आउट हो गया। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू, और अगर आप इसमें देखिएगा पावर टर्म बराबर होती हैं तो मैथ्स के बच्चे तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि हम इसको 0.6 अपॉन 0.3 की पावर होल पावर X लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। और इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, तो 2 टू द पावर X आएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को, क्योंकि ये बेसेस अगर सेम हो जाएंगे तो पावर भी बराबर होंगे, तो देखो हम 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं एंड इट इज़ इक्वल टू 2 टू द पावर X। यानी कुल मिला के यहाँ पर अगर बेसिस सेम हो रही हैं, अगर ये बेसिस सेम है तो पावर भी बराबर होंगी। तो आपने X की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई, X की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर। ऐसे ही हम सेकेंड उस पर मूव करेंगे, मीन्स Y निकालना है। तो X निकालने के लिए आपने देखो किस टर्म को कैंसिल किया था, Y टर्म को, मीन्स कंसंट्रेशन किसकी सेम हो रही थी, ऑक्सीजन की। अब हम कोई 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट ले लेंगे जिनमें NO की कंसंट्रेशन सेम हो रही है। जैसे आप अपनी उस टेबल में देखिए 1 and 3 को ले सकते हैं या 2 and 4 को ले सकते हैं। तो हम थर्ड को लेते हैं, हमको 4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी चाहे तो आप 2 और 4 ले सकते हो। पर अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड एक्सपेरिमेंट, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में 0.192 रेट दिया हुआ है, इट इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन के हिसाब से K, और NO की वैल्यू यहाँ दी है 0.3 टू द पावर X एंड हमारी ऑक्सीजन की वैल्यू दी 0.6 की पावर Y। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम क्या करें, देखिए हम अगर पहली और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करें तो NO की कंसंट्रेशन दोनों में सेम है, तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट। तो 0.192 डिवाइड बाई 0.092 इज इक्वल टू K 0.3 टू द पावर X 0.6 to the power Y डिवाइड बाई K 0.3 to the power X 0.3 to the power Y। तो K कैंसिल आउट हुआ, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये देखिए 2 टाइम्स जाएगा, 2 इज इक्वल टू, एंड अगेन यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट, पावर टर्म सेम है, तो आप 0.6 अपॉन 0.3 को ओवर ऑल पावर Y करेंगे। तो इसको भी डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टू द पावर Y। देखिए बेसिस सेम है तो यहाँ पावर क्या होगी, 1 होगी, इसलिए अब इसके हिसाब से हमारी Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्लियर। तो आपने X की वैल्यू निकाली X की वैल्यू निकाली 2 और Y की वैल्यू निकाली 1 ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंटल टेबल जो आपने ऊपर देखी हुई है। तो यानी कि ये जो हमारा रेट एक्सप्रेशन है, अब हमारा रेट एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 वैल्यू क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू K NO की पावर 2 एंड O2 की पावर
1 मीन्स आप चाहे 1 लिखिए और चाहे ना लिखिए, तो ये हमारा बन जाएगा रेट, दिस इज़ रेट। क्लियर? तो अब देखिए ये हमारा रेट एक्सप्रेशन बना, और इस रेट एक्सप्रेशन में बाई चांस जो पावर टर्म लगा है वो यही कोफिशिएंट भी है। तो 2 पावर टर्म है, कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, बट इट इज़ इन दिस केस ओनली, पर हमेशा ये ऐसा होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी, ये एक बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, आपको एक टेबल बना के दे दिया जाएगा, NCERT के एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आपसे पूछेगा कि इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा। अभी यही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, माइनस dr/dt इज इक्वल टू k NO टू द पावर 2 एंड O2 टू द पावर 1। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा रेट एक्सप्रेशन निकालने का तरीका। ओके, तो अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। फिर से मैं इस रिएक्शन को रब नहीं करूँगा, बाकी कैलकुलेशन को रब कर दे रहा हूँ। और इस रिएक्शन को अगर मैं लिखूँ कि रेट इसका क्या है, तो रेट इक्वल टू क्या आया, k NO की पावर 2 एंड O2 की पावर 1। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर क्वेश्चन में पूछते हैं तो माइनस dr/dt इज इक्वल टू k NO की पावर 2 एंड O2 की पावर 1। स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे। आप कंसंट्रेशन टर्म को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया जिसमें कोफिशिएंट ही पावर में आ रहे हैं, बट देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जो आपके बुक में लिखे हुए हैं, CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स आउट CCl4 प्लस HCl। अब बुक में देखिए, इस बुक में इसका जो रेट लिखा हुआ है, इसका रेट है K CHCl3 की कंसंट्रेशन एंड Cl2 की कंसंट्रेशन की पावर 1/2। तो इस इक्वेशन में CH3 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ Cl2 का कोफिशिएंट 1 है, पर यहाँ पावर 1/2 है। तो ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा था वो थ्योरेटिकल था। उसने सिर्फ ये बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बराबर होगा, जबकि ये रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ क्या कहता है कि ये प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर तो होगा, बट दे रेज टू सम पावर एंड दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखिए इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं है। ऐसा आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हो। एग्जाम्पल है CH3 COO C2H5 प्लस H2O गिव्स आउट CH3 COOH प्लस C2H5OH। ये एक और एग्जाम्पल आपकी बुक का है। और जब इसका रेट निकाला गया तो इट इज़ इक्वल टू K concentration of CH3 COO C2H5 and concentration of H2O रेज टू पावर 0 में, तो ये तो 1 हो जाएगा। कुल मिला के आप देखिए तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, पर इसके ऊपर यहाँ तो कोफिशिएंट 1 है, पर H2O के कोफिशिएंट 0, मतलब ये रिएक्शन H2O पर डिपेंड नहीं करती। तो इन नटशेल अगर मैं कहूँ तो इसके हिसाब से रेट जो होगा ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के तो प्रोपोर्शनल है, पर कोफिशिएंट के प्रोपोर्शनल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो कुल मिला के ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी रेट लॉ को अगर आपको डिराइव करना है, इट कैन नॉट बी ओनली प्रिडिक्टेड बाय मियरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, मतलब थ्योरेटिकली अगर आप चाहो कि हम इक्वेशन देखें और हमने इक्वेशन देखा और सीधे उसका एक्सप्रेशन बना दिया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल। दैट्स वाई द रेट एक्सप्रेशन विल बी ओनली डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ या विद द हेल्प ऑफ द डाटाज गिवन इन द टेबल। क्लियर? अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके रेफरेंस बुक्स में, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले हम फिर से रेट लिखेंगे। रेट इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, K A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। ये कोई जनरल एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स आउट C फॉर एग्जांपल, इसके लिए हमने लिखा है। क्लियर? अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या होता है? बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आप डिटेल पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में तो आपको ये पढ़ाया जाएगा कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग।
मीन्स ऐसी रिएक्टिंग स्पीसीज है जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती हो। पर हमारे इस सिलेबस में सिंपली उसकी डेफिनेशन दी गई है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ इक्वेशन टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हम इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो इट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मीन्स जो पावर टर्म है उनका सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, यूनिट मीन्स इंटीजर भी हो सकता है एंड फ्रैक्शन भी हो सकता है। देयर इज़ नो लिमिट। ओके, जैसे अभी आपने जो रेट एक पढ़ा था, रेट इज इक्वल टू के NO की पावर 2 NO2 की पावर 1, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी 3, 2 + 1। उसी तरह से आपने दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा था, रेट इज इक्वल टू के CHCl3 की कंसनट्रेशन एंड Cl2 की पावर 1/2। तो जब आप इसमें आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो यहाँ 1 है पावर और प्लस यहाँ पे 1/2 है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो ये फ्रैक्शन में आया। ओके, इसी तरह से जीरो ऑर्डर की रिएक्शन भी है, मतलब जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल 4.3 अपने बुक का देखिए, इसमें साफ साफ क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द ओवरऑल रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन ए रेट इज इक्वल टू के A⁻1/2 B⁻3/2। और इसका दूसरा पार्ट है रेट इज इक्वल टू के A⁻3/2 एंड B⁻−1। मीन्स दोनों का आप सॉल्व करोगे तो पहले का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है x + y के हिसाब से 1/2 + 3/2 = 2, मीन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एंड इसी तरह से सेकेंड का आया हाफ ऑर्डर रिएक्शन। कहने का मतलब है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका है। अलॉन्ग विद दिस वन मोर थिंग आपको ध्यान रखना है कि जो अभी आपने x + y लिखा है ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कहना चाहें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ in the case of A it is it is following x order of reaction। जैसे एग्जाम्पल लिख के समझाते हैं, रेट इज इक्वल टू के NO की पावर 2 एंड O2 की पावर 1 अगर लिखा है तो इट इज़ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2। ये भी हम इस तरह से भी इसको बोलते हैं। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आई इसकी 3 आई, 3 + 2 + 1 3। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स इन टर्म्स ऑफ द रिएक्शन। पर इसको हम एक और तरीके से कहते हैं कि इट इज़ फॉलोइंग सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2। क्लियर? अब आती है यूनिट ऑफ K। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट है यूनिट ऑफ K मीन्स रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब क्योंकि कई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती हैं तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम पहले बात करते हैं। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का K की जो यूनिट होगी वो हम कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K एंड कंसंट्रेशन की पावर 0। तो किसी की पावर 0 का मतलब क्या, वो 1 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 1 हो जाएगा, तो टोटल K आया। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि रेट की यूनिट क्या होती है, उसका मैं आई सेक्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। मोल पर लीटर पर सेकंड, तो यही इसकी यूनिट हो जाएगी। मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हुई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब इसी तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट की इक्वेशन क्या बनेगी, के A⁻1। ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज फॉर एग्जांपल A इसकी रिएक्शन परफॉर्म कर रही है तो रिएक्टेंट A है तो टू द पावर 1। ओके, मीन्स अब मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो रेट की होती यूनिट K, और ये क्या है, दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन को आप किस में लिखते हो, मोल पर लीटर में लिखते हो। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब K की वैल्यू क्या आ गई, पर सेकेंड, मीन्स यूनिट क्या हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की यूनिट पर सेकेंड। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको वैल्यूज़ दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि जस्ट आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ दीज यूनिट्स यू कैन आइडेंटिफाई कि ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा हुआ है। अब इसी तरह से अगर हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट जो होगा
दिस रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर हम रेट इज इक्वल टू के ए इंटू बी भी लिख सकते हैं अगर दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं तो। दोनों ही केसेस में रेट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड कांस्टेंट, एंड ये है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन टर्म की पावर 2। ओके, तो अब देखिए आसान है, इसको यहाँ से आपने 1 टाइम कैंसिल किया, 1 टाइम ये बचा, तो k इज इक्वल टू क्या हुआ, मोल पर लीटर को आप इस साइड भेजोगे तो मोल इन्वर्स होगा। ओके, अपॉन में जाएगा ना, 1 अपॉन में आएगा, तो ये 1 अपॉन में आएगा तो ऊपर लेके जाओगे तो मोल इन्वर्स, देन लीटर, देन पर सेकेंड। ये हो गई सेकेंड ऑर्डर की। मैं फिर से बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पर सेकेंड तो ऊपर ही रहने वाला है, मोल अपॉन में आएगा, पर लीटर अपॉन में आएगा, तो उसको जब ऊपर लेके जाओगे तो मोल यहाँ +1 है तो -1 हुआ, लीटर -1 था तो ये +1 हो गया, तो ये सेकेंड ऑर्डर की यूनिट बन जाएगी। इस तरीके से आप यूनिट ऑफ के निकाल सकते हो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, कोई वैल्यू दे दी जाएगी, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाएगा कि के की वैल्यू 0.6 × 10⁻² पर सेकेंड है, जस्ट आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपने देखा कि पर सेकेंड किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में आ रहा है, तो ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा। सिमिलरली अगर इसमें ये लिखा होता कि ये मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो आपने देखा कि ये 0 ऑर्डर को फॉलो कर रहा है क्योंकि ये 0 ऑर्डर की यूनिट है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। क्लियर? तो ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई। अब आती है बात मॉलिक्यूलैरिटी की। मॉलिक्यूलैरिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज़ मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो इससे पहले आपको एक थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ विच इन द केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर यू आर डिफाइनिंग कि रिएक्शन कैसे परफॉर्म करती है। जिसमें से सबसे बेसिक है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि हालांकि डिटेल फिर आगे आएगा इस चैप्टर में, पर अभी आप इतना जानिए कोलिजन थ्योरी के हिसाब से रिएक्शन तभी फिजिबल है जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करें। ओके, कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिकेटर को एक शॉट मारना है, 6 या 4 मारना है, तो इसको बॉल के साथ बैट का कांटेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो बॉल 6 या 4 के लिए या किसी भी रन को बनाने के लिए आगे मूव नहीं करेगी। तो कोलिजन इज़ कंपलसरी। सिमिलरली फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने कहा A + B गिव्स आउट C, यही है, तो A और B का साइमल्टेनियस कोलिजन होना ज़रूरी है। क्लियर? तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट। तो जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज की अगर डेफिनेशन की बात करें, सो द मॉलिक्यूलैरिटी की अगर डेफिनेशन को कहें तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो आयंस हो, विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। नाउ मॉलिक्यूलैरिटी, अगर किसी रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट यूनिमॉलिक्यूलर। अगर 2 हैं तो ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगा, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी। 3 मॉलिक्यूल हैं तो ट्राईमॉलिक्यूलर कहलाता है या टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, इनके भी अपने एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2O2 गिव्स आउट H2O + 1/2O2। देन बाईमॉलिक्यूलर का एग्जांपल है 2HI गिव्स आउट H2 + I2, एंड ट्राईमॉलिक्यूलर का है 2NO + O2 गिव्स आउट 2NO2। तो ये हो गए मॉलिक्यूलैरिटी के एग्जांपल्स। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर तो फिजिबल है क्योंकि इन तीनों केसेस में एक मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल आपस में साइमल्टेनियस कोलिजन कर सकते हैं। पर ट्राईमॉलिक्यूलर या इससे ज़्यादा यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलिजन करेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। किसी भी रिएक्शन में साइमल्टेनियस कोलिजन होगा तभी वो मॉलिक्यूलैरिटी में कंसीडर होंगे वो मॉलिक्यूल्स, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं होंगे। तो जिस मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ऊपर किसी भी रिएक्शन में फिजिबल नहीं है। ओके, बट देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में एक एग्जाम्पल लिखा है पोटेशियम क्लोरेट का, KClO3 + 6FeSO4 + 3H2SO4 gives out KCl + 3
Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2O। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर आप देखिए तो इस इक्वेशन में ये यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। टोटल अगर इनको आप जोड़िए तो 10 मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्टेंट साइड में हैं। तो इसका मतलब क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 होगी? तो ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी इसकी 10 नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, कोलिजन इज़ मस्ट एंड साइमल्टेनियस कोलिजन कभी भी 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा का नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट फिजिबल। यानी कि ये जो रिएक्शन है इसमें जो 10 मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 10 के 10 मॉलिक्यूल एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि इस रिएक्शन में ऐसा लिखा हुआ है 10 मॉलिक्यूल? क्योंकि एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कई सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व करके बनी है। ओके, इसलिए ऐसी रिएक्शन जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं? जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं। और एक मैंने क्या नाम लिया? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती हैं? जो सिंगल स्टेप की होती हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई पड़ेंगे वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करेंगे, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये एक से ज़्यादा स्टेप को इन्वॉल्व करती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल की तरफ हम और मूव करेंगे। ओके, तो ये भी समझ में आया कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एक और एग्जाम्पल आपके बुक का है जिसको हम कंसिडर करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है 2H2O2 I-, यहाँ लिखा है एल्कलाइन मीडियम एंड 2H2O प्लस O2। ये इक्वेशन है और इसका जो रेट बन रहा है, रेट इज इक्वल टू, आपके बुक के जो टर्म्स हैं मैं उन्हीं के हिसाब से बता रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन KH2O2 एंड ये हो गया I-, ये इक्वेशन, ये रेट एक्सप्रेशन है ना। अब इस एक्सप्रेशन से आपके दिमाग में एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन रेज करेगा कि रिएक्टेंट साइड में तो 2H2O है, H2O2 है, ये चीज़ क्लियर है कि H2O2 भी सही है, पावर 1 हो सकता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि ये एक्सपेरिमेंटल है। फिर ये I- कहाँ से आ गया? जबकि I- तो रिएक्टेंट साइड में है ही नहीं, ये तो एज कह सकते हो कैटलिस्ट है। तो इसके पीछे तुरंत फिर इसकी स्टडी की गई और स्टडी करने के बाद हमने देखा कि ये जो रिएक्शन है ये एलिमेंट्री नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब ये एक से ज़्यादा स्टेप रखने वाली रिएक्शन है। और इसका जो पहला स्टेप है ये H2O2 I- के साथ रिएक्शन करके H2O प्लस IO- बनाता है, और दूसरे स्टेप में जो H2O2 का एक और मॉलिक्यूल है वो IO- के साथ रिएक्ट करके H2O प्लस I- प्लस O2 बनाता है। बैलेंस करोगे तो ये इक्वेशन आएगी। अब इन दोनों इक्वेशन में से ये 2 स्टेप मिला के बनी है ओवरऑल रिएक्शन। तो इंडिविजुअल रिएक्शंस आर एलिमेंट्री। अगर हमें इंडिविजुअल रिएक्शंस की बात करें तो एलिमेंट्री, ये एलिमेंट्री, ये एलिमेंट्री है, पर कलेक्टिवली ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ओके, अब अगर ऐसे केसेस आते हैं तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे डिफाइन करेंगे? ये जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ही तो कॉन्सेप्ट है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कार की फैक्ट्री है, उस कार की फैक्ट्री में पूरी कार एक साथ नहीं बनती है, इसकी बॉडी अलग बनती है ना, उसके व्हील सेट अलग बनते हैं, स्टीयरिंग अलग बनती है, स्टीयरिंग जो होती है वो अलग बनती है, ऐसे करके सब अलग अलग पार्ट्स बनते हैं सबके अपनी। जैसे मान लेते हैं पूरी बॉडी एक दिन में 1000 तैयार हो रही है, व्हील सेट जो है वो 800 तैयार हो रहे हैं, स्टीयरिंग जो है वो भी 800 तैयार हो रही है ना। अब बात करते हैं इंजन की। लेकिन इंजन अगर 700 तैयार हो रहा है तो जो शाम को आपकी फैक्ट्री का आउटलेट होगा, मींस आउटपुट होगा, वो कितने कार का होगा बताइए? ऑब्वियसली कितनी कार बन के निकलेंगी? 700 कार्स आउटपुट देगी फैक्ट्री की। जो आउटपुट होगा वो कितना होगा? 700 कार्स का होगा, क्योंकि पूरी कार तभी बनेगी जब सारे आइटम्स उसमें अवेलेबल होंगे। तो यानी कि इंजन के ऊपर हमारा पूरा का पूरा आउटपुट डिपेंड किया। सिमिलरली और इंजन पर ही क्यों? क्योंकि ये सबसे स्लो रेट्स पे बन रहा था, सबसे स्लो रेट पे बन रहा था, इसलिए इंजन पे डिपेंड किया। तो इसका समझाने का सिर्फ इतना मकसद है कि अगर कोई एक रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके हिसाब से बताते हैं आप? स्लोवेस्ट स्टेप के हिसाब से। जो स्टेप सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा, और इस रिएक्शन में जो पहला स्टेप था वो स्लो था।
तो जो पहला स्टेप था ये स्लो था, इसके हिसाब से आपने रेट बनाया, तो रेट इज इक्वल टू क्या है, KH2O2 की कंसनट्रेशन और I- की कंसनट्रेशन, इसलिए वो I- वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये सेकेंड ऑर्डर तो है, पर सेकेंड ऑर्डर में कंसनट्रेशन I- आ गई ना, यहाँ पे क्या थी, दोनों ही H2O2 थी। तो आपको समझ में आया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, स्लोवेस्ट स्टेप पे। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि किसी भी रिएक्शन में जो कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे हमेशा जो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी। इस हिसाब से आपने देखा तो स्लोवेस्ट स्टेप के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई। क्लियर। अब अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो इन दोनों स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अपनी अपनी होती है, हालांकि दोनों में 2 ही मॉलिक्यूलरिटी है, पर एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ही मॉलिक्यूलरिटी आती है। कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी आपसे नहीं पूछी जाएगी। क्लियर हो गया। अब आप बात करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी भी हो गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी हो गए, और हमने ये भी बता दिया कि अगर कोई स्टेप कोई रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स है तो उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, या उसी के हेल्प से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगाते हैं। अब बोर्ड में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस ये पूछा जाता है। तो 1 बाय 1 आपके बुक में जो लिखा है उसको आप देख लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो जैसे पहला लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इट कैन बी 0 एंड इवन अ फ्रैक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0 और अ नॉन इंटीजर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने देखा था, पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है, ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और इंटीजर में भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 0 या नॉन इंटीजर में नहीं होगी, और वो थ्योरेटिकल भी होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल लिख के दिखाया था H2O2 का, तो उसके केस में जो मॉलिक्यूलरिटी है और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो दोनों ही बराबर हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में। ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर इज़ एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वेयर एज मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पे एप्लीकेबल होती है। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालोगे तो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन में भी लगेगी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी लगेगी, लेकिन जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की तो वो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन पे लगती है, जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था। देन थर्ड पॉइंट, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोवेस्ट स्टेप एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो बस अभी के सेशन में इतना ही, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करके शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। शेयर ज़रूर करिए अगर अच्छा लगे, समझ में आता हो, नहीं समझ में आता हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।